आज की क्लास में हम मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य अंतर के बारे में जानेंगे। इसके बाद इन दोनों के बीच में आज तक का क्या रिलेशन रहा है, संबंध रहा है, संघर्षों का इतिहास रहा है, और अंत में ये देखेंगे कि वर्तमान स्थिति इनके बीच में क्या है जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड की है मिनर्वा मिल्स केस के बाद। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इन दोनों में बीच में क्या अंतर है। वैसे तो दोनों ही भारतीय संविधान के मूल आधार स्तंभ है। भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में डीपीएसपी है, और दोनों का उद्देश्य एक ही है कि हम व्यक्तियों या नागरिकों को ऐसी परिस्थिति उपलब्ध कराए जिससे कि वो अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सके। मूल उद्देश्य दोनों का एक ही है, परंतु इसके होते हुए भी इसमें काफ़ी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कि वो डिफरेंस क्या क्या है। पहला इसमें डिफरेंस है कि जो मूल अधिकार है वो कोर्ट के द्वारा प्रवर्तनीय है, जस्टिसेबल है, और नीति निर्देशक तत्व कोर्ट के द्वारा अप्रवर्तनीय है। मतलब कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है या आपको मूल अधिकार नहीं प्राप्त हो रहा है तो उसको आप लागू करवाने के लिए कोर्ट जा सकते हो, और कोर्ट उसके लिए विभिन्न प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। ऐसा नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में नहीं है। ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो उनको लागू करे या ना करे। दूसरा जो अंतर है वो ये है कि मूल अधिकारों की प्रकृति क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि वो राज्य की कार्यों पर कुछ सीमाएं आरोपित करती है कि राज्य को ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, कुछ प्रतिबंध आरोपित करती है। वहीं डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व है, वो पॉजिटिव प्रकृति है। पॉजिटिव कैसे? वो स्टेट को बताती है कि आपको क्या काम करना चाहिए, इस प्रकार का काम करना चाहिए जिससे कि सामाजिक समानता, समरसता का, गरीबी कम हो सके। तो इस रूप में ये पॉजिटिव नेचर की है डीपीएसपी। तीसरा जो अंतर है वो है कि आमतौर पर ये माना जाता है कि एक पॉलिटिकल लोकतंत्र होता है, राजनीतिक लोकतंत्र होता है, उसमें क्या होता है कि लोगों के अधिकारों की बात की जाती है राज्य के द्वारा। तो वो है मूल अधिकार। तो मूल अधिकारों की प्रकृति पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का आदर्श में निहित है, और डीपीएसपी जो है वो आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। उसमें आर्थिक लोकतंत्र क्या बात करता है कि सामाजिक आर्थिक असमानता कम करने की और लोगों को जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात करता है। यही बात डीपीएसपी में है। नेक्स्ट जो इसमें अंतर है वो ये है कि मूल अधिकार आप लागू करवा सकते हो, उनके बारे में जान सकते हो, तो ये आपकी सजगता और जागरूकता पर डिपेंड करता है। आपको ये अधिकार लेने पड़ते हैं, जबकि डीपीएसपी क्या है, ये राज्य के द्वारा लागू किए जाते हैं। इसके लिए आपको सजगता की ज़रूरत नहीं है इतनी जितनी फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में है। नेक्स्ट अंतर है कि जो फंडामेंटल राइट है आपकी, उन पर संविधान में कुछ युक्त निबंधन दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल 19(2) में है, तो वो निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। डीपीएसपी के संदर्भ में ऐसा कुछ है नहीं कि उस पर युक्त निर्बंध लगाए जा सके, तो ये उनसे मुक्त है। नेक्स्ट जो अंतर है वो ये है कि जो मूल अधिकार है उनको लागू करने के लिए कानून बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। अधिकांशतः वो आपको सीधे सीधे मिलते हैं, संविधान में लिखा गया है तो आपको उस अकॉर्डिंग मिलेंगे, आपको स्वतः लागू होते हैं मतलब। और जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व है, उनको लागू करने के लिए पर्टिकुलर कानून बनाने की ज़रूरत होती है। वो स्वतः लागू नहीं होते, क्योंकि वो अगर आपको उनका उल्लंघन होगा तो आप अप्रवर्तनीय तो है नहीं, है वो नेचर में। फंडामेंटल राइट है वो प्रवर्तनीय है, तो उसमें कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो उस आर्टिकल 35 के तहत संसद उसको कानून का निर्माण कर सकती है। डीपीएसपी के अंतर्गत जैसे स्थानीय स्वशासन है, इसके लिए आर्टिकल 73 और 14 संविधान संशोधन पास किया गया। वनों का संरक्षण है, इसके लिए पर्टिकुलर कानून बनाए गए, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, नेशनल पार्क्स, इनसे रिलेटेड। तो ये इनमें मुख्य रूप से 5-6 अंतर है। पर ये अंतर होने के बाद भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही राज्य व्यवस्था के दो
लक्ष्य है, और लक्ष्य है व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ये इन दोनों में डिफरेंसेस है। अब हम इनके बारे में देखते हैं कि इनके बीच में थोड़ा संघर्षों का इतिहास या बीच में इनको लागू करने के बीच क्या क्या इतिहास रहा इनका। इनका रिलेशन काफ़ी विवादास्पद रहा है शुरू से। कभी सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन, तो कभी संसद ने संविधान संशोधन के माध्यम से इस संबंध में नई नई व्याख्याएं प्रस्तुत की कि दोनों में किस प्रकार का संबंध है। तो ये टकराव एक कंटिन्यू रूप में बना रहा है। तो इसका इतिहास हम संक्षेप रूप में जानने की कोशिश करें। जैसा कि फंडामेंटल राइट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये कोर्ट के द्वारा प्रवर्तनीय है, आर्टिकल 32 के अंतर लिखा हुआ है ये, और आर्टिकल 37 में लिखा गया है कि नीति निर्देशक तत्व अप्रवर्तनीय है। तो इस सीधा स्पष्ट रूप से लिखा है, तो इसलिए कुछ शुरुआत के मामलों में सुप्रीम कोर्ट का जो दृष्टिकोण था वो मूल अधिकारों के पक्ष में अधिक झुका हुआ था, क्योंकि ये प्रवर्तनीय नेचर के हैं। और इस दृष्टि से एक केस है 1951 का मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईरज्जन का मामला। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने डीपीएसपी की जगह फंडामेंटल राइट को तहरीर दी और उनको प्राथमिक माना। परंतु बाद में कुछ टाइम बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट की राय बदलने भी लगी। उसका कारण क्या था कि जो भूमि सुधार कानून लागू किए गए थे, तो भूमि सुधार कानून लागू किए गए थे तो उसके बाद उससे संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन हो रहा था, मतलब मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था। परंतु इसके साथ नीति निर्देशक तत्वों में जो आदर्श बताए गए थे, सामाजिक आर्थिक असमानता कम की जाए और भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार हो कि समाज में समानता स्थापित की जा सके, तो इसलिए भूमि का पुनर्वितरण किया जा रहा था, लैंड सीलिंग की जा रही थी। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आर्टिकल 39 है जो भौतिक संसाधनों के वितरण से संबंधित है, उस पर बोला कि जमींदार उन्मूलन कानून है जो जिससे लोगों का संपत्ति का अधिकार का तो उल्लंघन हो रहा है, परंतु ये लोक हित में पारित किए गए, तो वह संवैधानिक है। तो इस निर्णय में क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या मान लिया कि नीति निर्देशक तत्व है वो मूल अधिकारों पर युक्त निर्बंधन की तरह लागू हो सकते हैं। अगर कुछ नीति निर्देशक तत्वों को प्राप्त करने के लिए मूल अधिकारों पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है तो वो लगाया जा सकता है, सही है। उसके बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी की जब सरकार आई तो उन्होंने क्या किया, अपने शासनकाल के दौरान 25वां संविधान संशोधन पारित किया 1971 में। उसके द्वारा संविधान में आर्टिकल 31C जोड़ा और उसमें प्रावधान किया कि अगर संसद आर्टिकल 39B और C इनको लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है तो वो कानून इस आधार पर अवैध नहीं होगा कि वो कोई मूल अधिकार 14, 19 या 31 का उल्लंघन करता है। और इसके साथ ये व्यवस्था भी की कि अगर हम इसके पक्ष में कोई कानून बनाए 39B और C, तो वो विधियाँ न्यायिक पुनरावलोकन से भी मुक्त होगी, अर्थात कोर्ट उनका पूर्ण मूल्यांकन भी जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। तो इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 का प्रसिद्ध मामला है, इसके अंतर्गत इसकी सुनवाई हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 31C पारित किया, इसकी संवैधानिकता पर विचार किया और इसमें दो बातें थी। पहली बात तो ये थी कि 39B और C को लिए जो कानून बनाए जाते हैं तो उनसे अगर 14, 19 या 31 का उल्लंघन होता है तो उस पर इनको वरीयता दी जाएगी 39B और C को, आर्टिकल को। तो इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ये संवैधानिक है, विधि मान्य है, इसको घोषित किया। परंतु इसका जो नेक्स्ट पार्ट था कि सुप्रीम कोर्ट इनका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध घोषित कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज़ का रिव्यू कर सकती है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद केशवानंद जो भारती का मामला है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस का रिव्यू कर सकती है, तो इस निर्णय को प्रभाव को खत्म करने के लिए सरकार ने एक 42वां संविधान संशोधन पारित किया 1976 में। और उसके माध्यम से क्या किया, अनुच्छेद जो 31G या C है इसको और ज़्यादा विस्तृत बना दिया और इसमें ये लिख दिया कि
अनुच्छेद 39C और 39B ही नहीं बल्कि संविधान के भाग 4 में उल्लेखित किसी भी अगर नीति निषेध तत्वों को लागू करने के लिए कानून बनाया जाता है तो उनको अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर वरीयता दी जाएगी। अर्थात मूल अधिकारों की जगह नीति निषेध तत्व ज़्यादा वरीयतापूर्ण होंगे, ज़्यादा प्रभावशाली होंगे। इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 1980 का एक प्रसिद्ध मामला मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में 42 जो संशोधन था उस पर विचार हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे जो बोला कि सभी मूल अधिकारों पर नीति निषेध तत्वों को वरीयता दी जाती है, इसको अवैध घोषित कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया, ये बात बताई कि मूल अधिकारों और नीति निषेध तत्वों के मध्य संतुलन, दोनों के बीच का संतुलन है वो भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो 42वां जो संशोधन किया था आपने, 31C को जो आपने विस्तार दिया था, वो इस असंतुलन पर आघात करता है, संतुलन को बिगाड़ता है, तो इसलिए वो अवैध है। और वर्तमान स्थिति क्या है कि 39B और C के लिए आप अगर कानून बनाते हो तो उसके लिए आप 14, 19, 31 का उल्लंघन किया जा सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में नेक्स्ट जो केस आया वो ये था कि कुछ मामलों में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना दृष्टिकोण थोड़ा क्रांतिकारी दृष्टिकोण अपनाया और कुछ जो DPSP नीति निषेध तत्वों को क्या माना, एक गरिमा पे डिग्निफाइड लाइफ, गरिमापूर्ण जीवन की आवश्यक शर्त के रूप में स्वीकार किया। जैसे अनुच्छेद 31 के अधीन मूल अधिकारों का दर्जा दे दिया। जैसे कि उदाहरण देखो आप, आर्टिकल 45 था, उसमें क्या बोला गया था कि सभी बच्चों को शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के लिए राज्य प्रयास करेगा। तो इसको क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1993 में। तो इसमें कोर्ट ने क्या बोला कि अनुच्छेद 21 है जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इसमें गरिमामय जीवन के लिए क्या बोला कि प्राथमिक शिक्षा एक आवश्यक शर्त है। गरिमामय जीवन के लिए प्राइमरी एजुकेशन एक प्राथमिक शर्त है, इसके लिए इसको आप मूल अधिकार में शामिल कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको मूल अधिकार में शामिल किया गया। तो वर्तमान में अगर हम देखते हैं कि दोनों के बीच किस प्रकार का संबंध है, मूल अधिकार और नीति निषेध तत्व, तो उसके बारे में अगर हम फाइनली कुछ जो लिख पाएगी, इनका संबंध, पारस्परिक संबंध किस प्रकार का है, तो हम कह सकते हैं कि मूल अधिकारों जो नीति निषेध तत्व है उनका संबंध विरोधी नहीं बल्कि पूरक के रूप में है। और इसलिए न्यायालय ने इनके हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन का प्रयास किया है, समन्वयकारी निर्वचन का प्रयास किया है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के बीच संतुलन को क्या बोला, संविधान का मूल ढांचा बताया है। इसमें अलावा यदि कोई कानून अनुच्छेद 39B और C को लागू करने के लिए बनाया जाता है तो वह अनुच्छेद 14 और 19 पर उनको वरीयता दी जाएगी, प्राथमिक माना जाएगा। और 39B और C के अलावा अगर कोई कानून बनाया जाता है DPSP के रिलेटेड और उनसे अगर अनुच्छेद 14 या 19 का उल्लंघन होता है तो प्राथमिकता मूल अधिकारों को मिलेगी। इससे अलग अगर आप कानून बनाते हैं 39B और C को छोड़कर किसी और DPSP के रिलेटेड, तो वहाँ पर मूल अधिकार पर DPSP को प्राथमिकता नहीं मिलेगी, मूल अधिकारों को प्राथमिकता मिलेगी। किंतु कोर्ट ने क्या किया, समन्वयकारी निर्वचन का प्रयास करते हुए क्या दिया है कि नीति निषेध तत्वों को भी बराबर का महत्व दिया है। तो वर्तमान स्थिति यही है कि 39B और C के अलावा किसी भी अन्य नीति निर्देशक तत्वों को उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई कोई भी विधि यदि संविधान के भाग 3 में दिए गए किसी भी मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो सामान्यतः मूल अधिकारों का महत्व अधिक माना जाता है।
फिर भी कोर्ट इस बात का ध्यान रखता है कि नीति निर्देशक तत्वों को उपलब्धि के लिए राज्य युक्तियुक्त तरीके से मूल अधिकारों को सीमित कर सकता है। तो ये वर्तमान स्थिति है दोनों के बीच रिलेशन की वर्तमान। तो यहाँ पर हमारा संविधान का भाग 3 और 4 खत्म हुआ। दोनों के बीच में हमने रिलेशन पढ़ा, दोनों के बीच में क्या संघर्ष का इतिहास रहा है, दोनों मूल अधिकारों किस प्रकार विस्तृत रूप से हमने पढ़ा, डीपीएसपी को विस्तृत रूप से पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम मूल कर्तव्यों के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।